चालू क्यों किया है, क्यों स्टार्ट किया, इसकी जरूरत कहाँ पड़ी? तो देखो, नया कोर्स क्यों चालू कर रहे हैं, ये इसलिए चालू कर रहे हैं क्योंकि बहुत से बच्चों को बाद में पता चला कोर्स के बारे में। देखो कई बच्चे ऐसे हैं, हमने कोर्स स्टार्ट किया है, हमने 12th का कोर्स स्टार्ट किया, तो कई बच्चे ऐसे हैं जो पहले ज्वाइन नहीं कर पाए, बाद में ज्वाइन किया जिन्होंने, तो उनके कई लेक्चर मिस हो गए, कई टॉपिक मिस हो गए, तो उनकी डिमांड थी कि सर फिर से शुरुआत से पढ़ाया जाए। तो ठीक है, बाद में कोर्स ज्वाइन किया तो उनके लिए हमने शुरू से फिर से नया कोर्स प्रारंभ किया है। क्लास के दौरान कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर कर पाते, उनके कई चीज़ें ऐसी होती जो उनको समझ में नहीं आती, तो हमने उनके लिए क्या किया है, उनके लिए एक स्पेशल नया कोर्स लेकर के आए जिसमें वो क्लास के दरमियान, क्लास के दौरान ही वो अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, और हर बोर्ड के हिसाब से क्लास होगी। तो अभी तक हम जो पढ़ा रहे थे ना, उसमें और अभी वाले कोर्स में फ़र्क क्या है कि हम जो पढ़ा रहे हैं अभी सभी बोर्ड का कॉमन प्लेटफॉर्म है। मतलब कि अभी राजस्थान बोर्ड का भी पढ़ाया जा रहा है आपको। मान लो कोई यूपी का बच्चा है या कोई राजस्थान का बच्चा है, तो राजस्थान के बच्चों को यूपी बोर्ड के अंदर जो चीज़ें वो राजस्थान बोर्ड वाले को भी पढ़ा रहे हैं हम। मतलब सब कुछ मिक्स चल रहा है अभी, और यूपी बोर्ड वाले को राजस्थान वाली चीज़ें पढ़नी पड़ रही है, और मतलब कि राजस्थान वाले को यूपी, मतलब कि मिक्स है सब कुछ। एनसीईआरटी फॉलो करते हुए अभी हम पढ़ा रहे हैं, किसी बोर्ड को फॉलो करते हुए नहीं पढ़ा रहे। लेकिन इसमें अगर कोई बच्चा एमपी बोर्ड से, तो उसको एमपी बोर्ड के हिसाब से गाइड किया जाएगा, उसको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, उसके सिलेबस में जो बातें होंगी वही उसको बताई जाएंगी। ठीक है, बात करें आगे की, तो ये देखिए ये क्यों बेहतर है। ये पहले वाला कोर्स हमारा अच्छा ही था, पहले वाला कोर्स हमारा बहुत अच्छा है, अच्छे से चल रहा है, लेकिन ये उससे भी ज्यादा बेहतर होगा बच्चों। क्यों? क्योंकि इसमें लाइव क्लास के आखिरी में 15 मिनट के अंदर, मतलब कि जैसे मान लो 45 मिनट की आपकी क्लास है, ठीक है, तो 45 मिनट में से 30 मिनट तो आपकी पढ़ाई चलेगी, और बचे हुए 10 से 15 मिनट जो होंगे उसमें आपके पूरी तरह से जो डाउट होंगे वो लिए जाएंगे। कई बच्चे क्लास के दौरान बीच बीच में डाउट पूछते रहते हैं, तो टीचर जाने अनजाने कोशिश करते हैं, लेकिन कई बार डाउट आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं, कई बार नहीं हो पाते, तो जाने अनजाने में चीज़ें आपके लिए मतलब कि इतनी क्लियर नहीं हो पाती है। तो हमने क्या किया है, हम लोगों ने इस कोर्स में इस बात को ध्यान में रखते हुए 30 से 35 मिनट का आपका जो कार्यक्रम चलेगा वो पढ़ाई का चलेगा, और उसके बाद के जो भी 10 से 15 मिनट होंगे उसमें पूरी तरह से हर एक बच्चे का जो डाउट होगा, चाहे वो हल्का फुल्का डाउट हो, चाहे मोटा डाउट हो, चाहे बड़ा डाउट हो, सारे यहाँ पे क्लियर किए जाएंगे इसी क्लास में। लेकिन अभी हम इससे पहले जो कोर्स चला रहे हैं उसमें डाउट क्लियर होते भी हैं, नहीं भी, मतलब कि दोनों तरह की बातें वो किसी कारण से हो पाता है, नहीं हो पाता है, लेकिन इसमें निश्चित तौर पर आपके लिए 15 मिनट का एक अलग सेशन होगा, अलग आपको 15 मिनट का आपको टाइम दिया जाएगा जिसमें आप डाउट पूछ सकते हैं, और उस डाउट के दौरान हम उस कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे जिसमें आपको दिक्कत आ रही है। बोर्ड का तो पढ़ाया ही जाएगा, ये लिखा है ना बोर्ड एग्जाम का तो पढ़ाया जाएगा, लेकिन यहाँ पे एक बहुत ही एडिशनल फीचर है, एक अतिरिक्त यहाँ पे क्या फीचर है वो मैं बता देता हूँ। अतिरिक्त फीचर यहाँ पे है, बोर्ड एग्जाम और जेईई नीट एग्जाम के लिए स्पेशल क्लासेस, मतलब कि बोर्ड एग्जाम की तो क्लासेस चलेंगी, साथ ही साथ जेईई और नीट के लिए भी इसमें एक्स्ट्रा क्लासेस, स्पेशल क्लासेस आपको पढ़ाई जाएंगी। तो बोर्ड के अलावा जेईई का सिलेबस जो होता है वो थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ टॉपिक या तो ज़्यादा होते हैं, या कुछ न्यूमेरिकल्स उसमें एक्स्ट्रा अलग तरीके से पूछे जाते हैं। जिस तरह की भी पढ़ाई की जरूरत होती है जेईई और नीट के लिए, वो इस बोर्ड की तैयारी के साथ साथ आपको कराई जाएगी, और रिविजन और मोटिवेशनल क्लासेस आपको बाकायदा इसमें दी जाएंगी। ठीक है, चलिए बात करें आगे की, तो टीचर द्वारा खुद के बनाए गए नोट्स। देखो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट भाग है। ठीक है, इस बात को मैं स्पेशली बताना चाहूँगा कि मैं अगर क्लास में पढ़ा रहा हूँ तो बच्चों की डिमांड होती है कि सर हमें नोट्स मिले प्रॉपर तरीके से, तो बिल्कुल आपको इस कोर्स के अंदर बहुत अच्छे से नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। बिल्कुल आपके बोर्ड परीक्षा में जिस तरीके की तैयारी की ज़रूरत होती है उसको ध्यान में रखते हुए नोट्स बनाए गए टीचर के द्वारा। मैं पढ़ाऊंगा रसायन विज्ञान, तो मेरे द्वारा जो नोट्स हैं वो आपको प्रदान किए जाएंगे, वो प्रोवाइड किए जाएंगे आपको। मैं खुद जो नोट्स तैयार करके आता हूं, जो आपको पढ़ाता हूं, उसी को आपको दिया जाएगा। ठीक है, तो आपको इसमें एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी के नोट्स आपको मिलेंगे। ठीक है, चलिए उसके अलावा होमवर्क दिया जाएगा, एनसीईआरटी का डिस्कशन होगा, पिछले सालों के प्रश्न हल करवाए जाएंगे। पिछले सालों में जो भी यूपी बोर्ड का बच्चा है, बिहार बोर्ड का बच्चा है, तो उसके पिछले सालों के जो भी
प्रश्न पत्र आ चुके हैं उनको हल करवाया जाएगा। राजस्थान बोर्ड का बच्चा तो राजस्थान बोर्ड के हिसाब से, हरियाणा बोर्ड का है तो हरियाणा बोर्ड के बच्चे को, मान लो बिहार बोर्ड का, यूपी बोर्ड का, एमपी बोर्ड का, जिस भी बोर्ड का बच्चा, उसके जो भी पिछले सालों के प्रश्न पत्र हैं उनको बहुत अच्छे से करवाया जाएगा और हर हफ्ते और महीने में टेस्ट होंगे। तो ये बहुत ही एक स्पेशल बात है जो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। और ये रहेंगे आपके टीचर, इन्हें तो आप जानते ही हैं, विपिन सर जो आपको बहुत ही शानदार आजकल भौतिक विज्ञान पढ़ा रहे हैं, शाहिद सर आपको गणित पढ़ाएंगे, मैम आपको इंग्लिश पढ़ाती हैं एज यूजुअल, पहले भी पढ़ाती हैं, अभी इस कोर्स में भी आपको मैम पढ़ाएंगे, और आप मुझे तो जानते ही हैं मैं आपको केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ। और पार्थ सर आपको जितना सुंदर तरीके से अभी पढ़ा रहे हैं उतना ही और ज़्यादा मेहनत से दिल लगा करके और बेहतर तरीके से आपको पढ़ाएंगे। तो आपको बहुत मज़ा आने वाला है हमारी टीम के साथ में, आप बहुत एंजॉय करने वाले। ये रहेगी आपकी टीचर टीम। और अगर आपको अभी भी कोई समस्या, कोई जानकारी चाहिए, किसी प्रकार की कोई डाउट आपके दिमाग में आ रहा है, इस कोर्स से संबंधित कोई भी शंका है आपको, तो आप यहाँ संपर्क कर सकते हैं इस नंबर पे, या फिर आप अगर मेल भी छोड़ना चाहें ईमेल आईडी पे भी मेल कर सकते हैं ना। ठीक है, और बात करें तो अब आते हैं हम मुद्दे पे। ठीक है, देखिए बच्चों, मुद्दे की बात की जाए तो हम यहाँ पे 3 महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले? 3 महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट। देखो, आज का इस सेशन का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य इस चैप्टर में आज इस वीडियो बनाने का, वीडियो आपको लाइव बुलाने का उद्देश्य था इस चैप्टर के सबसे ज्यादा 3 महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट क्या हैं उन पे चर्चा की जाएगी। अब वो 3 महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट कौन कौन से हैं तो मैं आपको बता देता हूं, जो हमें यहां पे देखने हैं। देखिए, सबसे पहला महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट जिस पे आपको प्रश्न पूछे जा सकते हैं, हेनरी नियम। कौन सा है बच्चों? हेनरी नियम। ये हमें पता होना चाहिए। अगर ये आता है तो हमें कभी भी दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि अगर कोई परीक्षक मतलब कि एग्जामिनर अगर क्वेश्चन बनाना चाहता है इस चैप्टर से, तो हेनरी का नियम उसके दिमाग में जरूर चलता होगा कि हाँ यार, हेनरी के नियम से प्रश्न बनाए जा सकते हैं। तो इसकी थ्योरी आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, दूसरा क्या है? राउल्ट का नियम। कौन सा नियम बच्चों? राउल्ट का नियम। दूसरा, राउल्ट का नियम वो टॉपिक है जिससे क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना होती है। निश्चित तौर पर इस पे आपको क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो राउल्ट का नियम और हेनरी का नियम, दोनों नियम कहाँ लगते हैं, इनकी कमियां क्या होती है, इनमें सूत्र क्या क्या होते हैं, ये सारे हमें पता होने चाहिए। क्योंकि देखो, इन पे अगर कोई भी सवाल आता है तो सवाल तो हो जाएगा, सवाल में दिक्कत नहीं आएगी आपको, लेकिन सबसे पहले जरूरी है कि हमको नियम पता हो, उनमें सूत्र क्या लगते हैं वो सूत्र भी हमें पता हो, तब तो सवाल होगा। भाई सवाल पे सीधा जंप कर जाओगे तो आपको यही नहीं पता है कि उसमें कॉन्सेप्ट हेनरी का लग रहा है, राउल्ट का लग रहा है, पता ही नहीं चल रहा है। हेनरी कब लगाना है, राउल्ट कब लगाना है, यही नहीं पता है, तो आप सूत्र क्या लगाओगे और प्रश्न क्या हल करोगे? तो पहले हमको ये दोनों चीजें बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। और तीसरा भाग इसमें बच्चों जो है वो है अणुसंख्य गुणधर्म। अणुसंख्य गुणधर्म। अब इस अणुसंख्यक गुणधर्म के अंदर क्वथनांक में उन्नयन, वाष्प दाब में सापेक्षिक अवनमन, हिमांक में वाष्प दाब में सापेक्षिक अवनमन, हिमांक में अवनमन और परासरण दाब, ये 4 अणुसंख्यक गुणधर्म हैं। इनके सूत्र बहुत अच्छे से पता होना चाहिए और उन सूत्र पर आधारित क्वेश्चन तभी हो पाएंगे। और इसी के अंदर एक टॉपिक और होता है वान हाफ गुणांक। ठीक है, तो वान हाफ गुणांक इस अणुसंख्यक गुणधर्म के अंदर जितने भी सूत्र हैं वहां कहां कहां उपयोग में आता है वो हमें पता होना चाहिए। अगर ये 3 बातें आपको बहुत अच्छे से आती तो मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि ये जो चैप्टर है ये आपकी उंगलियों पर ऐसे नाचने लग जाएगा। तो अभी जो हम कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं ना, जो हम कोर्स नया स्टार्ट कर रहे हैं जिसके बारे में मैंने आपको अभी बताया था, उसमें आपके साथ में ऐसा ही कुछ होने वाला है। अगर आप चाहते हैं कि सारे कॉन्सेप्ट ऐसे उंगलियों पर नाचने लग जाएं तो बहुत अच्छा होगा कि आप उस कोर्स को ज्वाइन करें, निश्चित तौर पर आपको उसमें फायदा होगा।
चलिए हेनरी के नियम पे आते हैं। सबसे पहला है हेनरी का नियम। चलिए सबसे पहला हम इस चैप्टर में पढ़ने वाला है हेनरी का नियम। तो हमने बोला ना सबसे महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट तीन जो हैं, तीन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट, उन पे हमको चर्चा करनी। अब हेनरी का नियम, पहली बात तो हेनरी का नियम जब आप पढ़ते हैं तो हमें पहले ये क्लियर होना चाहिए, बिल्कुल दिमाग में स्पष्ट होना चाहिए कि ये किस प्रकार के विलियनों के लिए लगता है। विलियन चैप्टर पढ़ रहे हैं तो किस विलियन के लिए लगता है, तो ये मुख्य रूप से गैसों के द्रव में जो विलियन होते हैं उनके लिए हेनरी का नियम उपयोग में आता है। तो दिमाग में क्लियर होना चाहिए भाई, ठोस के द्रव में विलियन के लिए हेनरी का नियम लगाओगे, द्रव का द्रव में विलियन हो तब हेनरी का नियम लगाओगे, या मान लो ठोस का ठोस में विलियन है तब हेनरी का नियम लगाओगे। मतलब किस प्रकार का विलियन है जिसमें आप हेनरी का नियम लगा सकते हो, तो पहले तो ये स्पष्ट होना चाहिए। तो गैसों का जब द्रव में विलियन होता है ना उसमें हेनरी का नियम लगता है। जैसे कि आपने पढ़ा होगा सोडा वाटर, सोडा वाटर के बारे में आप बहुत अच्छे से जानते हैं। सोडा वाटर में CO2 गैस जो होती है वो पानी के अंदर घुली होती है। भाई ये जितने भी कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह वो क्या है, वो इसी का तो उदाहरण है सोडा वाटर। मतलब कि CO2 वाटर के अंदर थम्स अप कोल्ड ड्रिंक जितने भी हैं उसमें मेनली क्या CO2 वाटर के अंदर घुली हुई है। जैसे ही आप ढक्कन को खोलते हो तो आप देखते हो एकदम से झाग के रूप में जो गैस होती है वो बाहर निकलती। तो वहां पे जो कॉन्सेप्ट लगता है वो कौन सा है, हेनरी का नियम। क्योंकि सोडा बोतल के अंदर CO2 गैस है और वाटर क्या है, विलायक पानी है। तो वही हो रहा है कि भाई गैस कौन सी CO2 और द्रव कौन सा है, वाटर। तो CO2 का वाटर में जो विलियन है, गैसों का द्रव में विलियन है, वहां पे आप हेनरी का नियम लगाओगे तो इस चीज को, इसके कॉन्सेप्ट को आप बहुत अच्छे से समझ सकते हो। जैसे कि आपको बताया कि जो सोडा वाटर होते हैं उसमें बहुत ही उच्च दाब पर CO2 गैस को पानी में घोला जाता है। अब जैसे आप ढक्कन को खोलते हो तो अब अंदर तो उच्च दाब पर ढक्कन बंद करके आपने उच्च दाब पर गैस को भरा, लेकिन जैसे आपने ढक्कन खुला तो अब जो घुली हुई गैस थी उस घुली हुई गैस का दाब कम हो गया, प्रेशर कम हो गया। जैसे प्रेशर कम होगा तो अंदर घुली हुई गैस बाहर निकल जाएगी। तो यहाँ हेनरी के नियम में सबसे पहली बात तो ये कि आपका जो दाब होता है किसी गैस का वो उसकी विलेयता के समानुपाती होता है। जितना ज्यादा दाब होगा CO2 गैस का उतना ही ज्यादा वो पानी के अंदर विलय होगी। मतलब कि आपको CO2 पानी के अंदर ज्यादा से ज्यादा घोलनी है, मतलब कि उसके मोल प्रभाज, ये क्या है, मोल प्रभाज। तो विलेयता को बच्चों किससे प्रदर्शित करते हैं, मोल प्रभाज से। तो अगर आप किसी पानी के मतलब कि कोई भी आप पानी आपने लिया बोतल के अंदर, उसके अंदर आप ज्यादा से ज्यादा CO2 गैस के मोल प्रभाज घोलना चाहते हो, ज्यादा से ज्यादा आप उसको विलय करना चाहते हो, तो आपको उसको उच्च दाब पर विलय करना होगा। तो जैसे ही आप मोल प्रभाज बढ़ाना चाहोगे तो गैस को उच्च दाब पर आप घोलने का प्रयास करो। जितना दाब उच्च होगा उतना ही विलेयता ज्यादा होगी। जैसे आप समानुपाती ये चिन्ह हटाओगे तो एक स्थिरांक KH लगता है X, ये बन जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। अब यहां देखो KH को क्या बोलते हैं, हेनरी ने बताया, तो ये क्या हो जाएगा, हेनरी स्थिरांक। क्या हो जाएगा, हेनरी स्थिरांक। ठीक है, हेनरी का है तो हेनरी स्थिरांक। इसका क्या सूत्र बन जाएगा, P बटा मोल प्रभाज, ये KH हो जाएगा। ये बेटा आपको याद होना चाहिए। ठीक है बच्चों, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। अब देखो मोल प्रभाज जो है, मोल प्रभाज, ये X क्या मोल प्रभाज, ये होता है बच्चों इकाई रहित। क्या होता है, इकाई रहित। अगर मोल प्रभाज इकाई रहित है, मोल प्रभाज क्या है, इकाई रहित, ये मोल प्रभाज इकाई रहित है, दाब की क्या होती है, इकाई होती है, दाब की क्या होती है, इकाई। अगर मोल प्रभाज इकाई रहित है तो हेनरी स्थिरांक की इकाई कौन सी हो जाएगी, दाब की इकाई। मतलब कि इसकी जो भी इकाई होगी वो वही होगी जो दाब की इकाई है। तो दाब की इकाई ही किसकी इकाई हो जाएगी, हेनरी स्थिरांक की। इसमें फिर ग्राफ पूछा जा सकता है परीक्षा में, ग्राफ हमें पता होना चाहिए। यहाँ पे आपने दाब रख दिया और यहाँ आपने मोल प्रभाज रख दिया। तो अब जैसे ही मोल प्रभाज बढ़ेगा दाब के साथ में वृद्धि होगी, और इसका जो ढाल होगा बच्चों, ढाल, ठीक है, तो ये ढाल मतलब कि ये जैसे कि आपने यहाँ पे ये ढाल,
ठीक है, ढाल मतलब कि ये। तो ढाल की बात करते हैं आप, तो ढाल जो होता है वही बच्चों होता है KH, हेनरी स्थिरांक। ठीक है, तो हेनरी स्थिरांक ढाल कैसे निकालते, ऐसे निकलते ना, तो लंब बटा आधार, तो लंब बटा आधार तो टेन थीटा, तो टेन थीटा से आपका ढाल निकलता है। तो ये बच्चों आपको पता होना चाहिए। चलिए ये बात हो गई। चलो तो ये हो गया हेनरी नियम, किसके लिए लगता है, गैसों के द्रव में विलयन के लिए लगता है। ये समीकरण हो गई, ये इसका KH का स्थिरांक हो गया, ये इसका दाब की इकाई आ गई, ये आपका ग्राफ आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपको इसमें थ्योरी पूरी पता होनी चाहिए। इसका अनुप्रयोग क्या है, तो CO2 उच्च दाब पर अगर पानी में घोलनी है तो उसमें आपको हेनरी के नियम को अनुसरित करना होगा, हेनरी के नियम के अनुसार घोली जाती है। इसके अलावा इसका क्या अनुप्रयोग है, एक अनुप्रयोग और है बच्चों, गोताखोरों के लिए, गोताखोरों के लिए। अब गोताखोरों के लिए क्या अनुप्रयोग है, गोताखोरों के लिए बहुत ही सामान्य सा अनुप्रयोग इसका देखने को मिलता है। देखिए जैसे मान लो ये पानी के साथ, गोताखोर कहाँ होते हैं, समुद्र वगैरह में गोताखोर, या नदियों वगैरह में, तालाब। तो गोताखोर क्या करते हैं, गोताखोर पानी के अंदर ऐसे डुबकी लगा रहे हैं। ये गोताखोर, मुझे भैया गोताखोर बनाने नहीं आ रहा, ये कोई गोताखोर है। ठीक है, अब गोताखोर ये कहाँ है, पानी की सतह पर, समझना है, पानी की सतह पर है अभी। ठीक है, पानी की सतह पर पानी का दाब जो लगता है वो कम लगता है। अभी दाब क्या है, पानी की सतह पर दाब कम है, पानी की सतह पर दाब कम होता है। ठीक है, तो पानी की सतह पर दाब कम है, तो अगर दाब कम है तो मोल प्रभाज जो होंगे वो कम होंगे, किसके, इसकी रक्त वाहिकाओं में गुलित जो अवांछित गैसें होंगी उसके मोल प्रभाज बहुत ही कम होंगे, क्योंकि दाब कम है। अवांछित गैसें जैसे नाइट्रोजन हो गई या कोई दूसरी गैस जो हमारी बॉडी नहीं चाहती, हमारा शरीर जिनको नहीं चाहता है, वो कम घुलेंगी हमारी रक्त वाहिकाओं में, या नहीं के बराबर घुलेंगी। क्यों, दाब कम है, दाब कम होगा तो उनके मोल प्रभाज भी कम घुलित होंगे हमारी रक्त वाहिकाओं में, या फिर नहीं घुलेंगे। लेकिन जैसे ये गोताखोर ऐसे तैरता 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 यहाँ गहराई में आ गया, अब गहराई में जैसे ही आएगा ये गोताखोर, चलो ये प्यारा सा गोताखोर हमने बना दिया, ये गोताखोर यहाँ गहराई में आ गया। अब जैसे ये गोताखोर यहाँ गहराई में आ गया, अब गहराई में क्या होता है बच्चों, दाब जो होता है वो उच्च हो जाता है। क्यों, क्योंकि यहाँ इतने ऊंचाई तक जितना भी पानी है, ये पानी इसके शरीर पर दाब लगाएगा, मतलब कि दाब अधिक होगा। दाब अधिक, और अगर दाब अधिक है तो दाब अगर आप बढ़ाते हो, दाब अगर आप बढ़ाते हो तो मोल प्रभाज भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। किसका, अवांछित गैसों का, जो गैसें हमारा शरीर नहीं चाहता है, जैसे कि नाइट्रोजन या कोई अवांछित गैसें जिसकी हमारे शरीर में जरूरत नहीं है, तो वो गैसें नीचे दाब अधिक होने पर हमारी रक्त वाहिकाओं में ज्यादा उसके मोल प्रभाज घुल जाएंगे, क्योंकि नीचे जाने पर दाब बढ़ेगा तो मोल प्रभाज भी बढ़ेगा, मतलब कि रक्त वाहिकाओं में अब मोल प्रभाज जो नाइट्रोजन के होंगे वो हमारे रक्त वाहिकाओं में ज्यादा घुल जाएंगे। अब जैसे ही ये गोताखोर फिर से तल पर आएगा, मैं काम करता हूं, मैं पेन चेंज करता हूं। अब मान लो ये गोताखोर तैरता 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 फिर से कहां गया, सतह पर आ गया। अब ये गोताखोर सतह पर आ गया। अब जैसे ये सतह पर आएगा ना, तो सतह पर फिर से क्या हो गया बच्चों, फिर से दाब कम हो गया, फिर से दाब कम हो गया। तो आपको तो पता ही है कि सोडा बोतल में जैसे ढक्कन खोलते हैं तो दाब कम हो जाता है, CO2 गैस एकदम से झाग के रूप में बाहर निकलती। तो यहां पर भी अधिक दाब पर जो नाइट्रोजन गैस हमारी रक्त वाहिकाओं में अधिक घुल गई थी, अब वो दाब कम होने की वजह से बाहर निकलने का प्रयास करती, तो एकदम से बाहर निकलेगी, तो ठीक उसी तरह से बाहर निकलेगी जैसे CO2 गैस के बुलबुले बाहर निकलते। तो रक्त वाहिकाओं से बुलबुलों के रूप में CO2 गैस मतलब कि नाइट्रोजन बाहर निकलने लगेगी, और हमारी रक्त वाहिकाओं में थक्का, खून का थक्का बनने का एक अवसर बन सकता है, और थक्का बनने लग गया तो हमारी मृत्यु तक हो सकती, मतलब कि उस गोताखोर के साथ में कई तरह की समस्याएं हो सकती है। उसको सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, सांस लेने की तकलीफ हो सकती है, और भी कई तरह की समस्या उसके साथ हो सकती है। तो ये इसका दूसरा अनुप्रयोग हो गया। तो सोडा वाटर के साथ में और एक गोताखोर के साथ में जिस प्रकार की समस्या वो मैंने आपको यहाँ पे बताई। चलिए ये पूरा है बच्चों हेनरी का नियम। तीसरी बात इसमें जो पूछी जा सकती है, देखो एक तो हो गया समीकरण, इसका ये ग्राफ, इसके दोनों अनुप्रयोग, और अंत में जो पूछा जा सकता है ये नियम किसके लिए लगता है, तो ये नियम लगता है उन गैसों के लिए जो आदर्श गैस की तरह व्यवहार करती,
जो जो गैसें जिन जिन परिस्थितियों में आदर्श गैस की तरह व्यवहार करेंगी उनके लिए नियम लगता है। और दूसरा, जो भी गैस आदर्श गैस की तरह व्यवहार करेगी उसके लिए तो लगेगा ही लगेगा, साथ ही कोई भी गैस जो आप हेनरी के नियम का पालन करवा रहे हो वो वियोजित या संयोजित नहीं होनी चाहिए। पानी के अंदर किसी प्रकार की कोई क्रिया नहीं करनी चाहिए, वियोजित या संयोजित नहीं होनी चाहिए। पानी के अंदर किसी प्रकार की कोई क्रिया नहीं करनी चाहिए गैस, तब जाकर के उस पे हेनरी का नियम लग सकता है। चलिए बच्चों, ये तो हो गया हेनरी का पूरा नियम। आप चाहो तो आप इसका फोटो खींच सकते हो, क्योंकि इसके अलावा आपको हेनरी के नियम में कुछ भी याद नहीं रखना। यही है पूरा, मैंने आपको समरी करके बता दिया। इसका आप फोटो खींच लें, ठीक है। अब बात करते हैं बच्चों आगे की। दूसरा इसमें बच्चों हमको जो सबसे महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है वो है राउल्ट नियम। क्या है? राउल्ट नियम। राउल्ट नियम बच्चों कहां लगता है? द्रव के द्रव में विलयन। मुख्य रूप से क्या सर, तो ठोस के द्रव में विलयन में नहीं लगेगा? नहीं, ठोस के द्रव में विलयन में भी इसका अनुप्रयोग होता है, लेकिन मुख्य रूप से हम राउल्ट के नियम को द्रव के द्रव में विलयन में पढ़ते हैं। द्रव के द्रव में विलयन। अब कैसे है? तो बहुत आसान है। देखो, जैसे मान लो एक बर्तन लिया, उसमें दो घटक ए द्रव लिया है और बी द्रव लिया है। ए द्रव लिया है और इस बर्तन पे मैंने ढक्कन लगा दिया, ये ढक्कन लगा दिया, ठीक है। अब जैसे ही मैंने ढक्कन लगा दिया तो निश्चित तौर पर ए की क्या बनेगी? वाष्प दाब। क्या बनेगी? वाष्प दाब। ए की वाष्प दाब क्या होगी? पी ए। और बी की वाष्प दाब बनेगी, वो क्या बनेगी? पी बी। तो राउल्ट ने क्या बोला कि ए की जो भी वाष्प दाब बनेगी वो विलयन में ए के मोल प्रभाज के समानुपाती होती है, और बी की जो भी वाष्प दाब बनेगी पीबी, वो विलयन में बी के मोल प्रभाज के क्या होती है? समानुपाती। ये कथन था किसका? राउल्ट के नियम का। फिर राउल्ट ने बोला कि ठीक है, अगर समानुपाती का चिन्ह बने हटेगा तो यहां पे एक स्थिरांक लगेगा के, और ये स्थिरांक के का मतलब क्या है? शुद्ध अवस्था में ए का वाष्प दाब इंटू एक्स है। और उसी प्रकार यहां पे क्या आएगा? बी का वाष्प दाब बराबर पी बी नोट इंटू एक्स बी। पी ए नोट क्या है? तो शुद्ध अवस्था में ए का वाष्प दाब, और पी बी नोट क्या है? शुद्ध अवस्था में बी का वाष्प दाब। अब क्या होगा? इसका मतलब इस विलयन का कुल वाष्प दाब कितना होगा? तो पी सॉल्यूशन कुल हो जाएगा पी ए प्लस पी बी। मतलब कि आप यहां लिख सकते हैं पी ए की जगह पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट एक्स बी। तो ये हो जाएगा कुल वाष्प दाब का सूत्र। इस प्रकार से आप कुल वाष्प दाब निकाल सकते हो। तो हेनरी का नियम तो ये है, लेकिन ये आता है डाल्टन के नियम से। ये समीकरण किससे आती है? ये डाल्टन के नियम से आती है। आपसे कोई बोले राउल्ट का नियम क्या है? राउल्ट का नियम तो इतना ही है, हेनरी का नहीं, सॉरी मैं बीच में हेनरी बोला था। राउल्ट का नियम तो केवल इतना ही है, लेकिन जो योग वाली बात है ये किससे आती है? डाल्टन नियम से आती है। किससे आती है? डाल्टन नियम से। तो ये ध्यान रखना। फिर इस पे आपको एक ग्राफ पूछा जाता है, इसके हिसाब से ग्राफ बताओ। तो इस समीकरण का ग्राफ क्या होता है? तो देखो, इस समीकरण का ग्राफ होता है पी एस बराबर, हमने क्या लिखा? पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट एक्स बी। इस समीकरण का ग्राफ बच्चों होता है कुछ ऐसा। तो यहां पे मान लो एक्स ए के मोल 1 हैं, तो जब ए के मोल प्रभाज 1 होंगे तो आने वाला जो दाब होगा वो शुद्ध अवस्था में ए के वाष्प दाब के बराबर होगा, और ये कम होते होते एक्स ए रह जाएगा 0, और जब ये 0 होगा तो विलयन में बी कितना रह जाएगा? बी 1 आएगा। यहां पे अगर एक्स ए 1 है तो यहां पे एक्स बी कितना हो जाएगा? 0। और जब एक्स बी 1 होगा तो एक्स ए 1 था तो ए का वाष्प दाब पी ए नोट, मतलब कि विलयन जो है उसमें केवल ए ही उपस्थित होगा और वो पी नोट हो जाएगा। एक्स बी होगा तो यहाँ पे बी का वाष्प दाब, तो शुद्ध अवस्था में बी का वाष्प दाब पी बी नोट। जब आप इन दोनों को आपस में मिलाएंगे इस तरीके से तो ये आ जाएगी लाइन किसकी? पी एस, कुल वाष्प दाब पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट
एक्स बी। ठीक है, ये आ जाए कुल वाष्प दाब। अब जैसे ही आप एक्स बी जीरो को यहाँ मिलाएंगे तो ये वाली लाइन जो है वो प्रदर्शित करती है पी बी बराबर एक्स बी पी बी नॉट, इसको प्रदर्शित करेगी। और ये आ जाएगी ए वाली लाइन, पी ए वाली, तो ये पी ए वाली लाइन आ जाएगी इस तरह से। तो यहाँ आ जाएगा पी ए बराबर एक्स ए पी ए नॉट, तो ये पी ए का वाष्प दाब आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप ग्राफ बना सकते हैं। जो भी विलियन बच्चों इस ग्राफ का पालन करते हैं, जिन जिन विलियनों के लिए ग्राफ ऐसा आएगा वो मतलब कि राउल्ट के नियम का क्या कर रहे हैं, पालन। तो राउल्ट के नियम का पालन करने वाले विलियनों के लिए ग्राफ कैसा आएगा, इस तरह का ग्राफ आएगा। और ऐसे विलियन क्या होते हैं बच्चों, आदर्श विलियन। क्या होते हैं, आदर्श विलियन। तो आपको ये पता होना चाहिए। तो एक ये ग्राफ आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए, ये ग्राफ आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। एक चीज और ध्यान रखना, देखो ये पी ए नॉट थोड़ा ऊपर आ रहा है और पी बी नॉट थोड़ा नीचे आ रहा है। इसका एक सिंपल सा मतलब ये कि इसकी वाष्प दाब कम बन रही है जब ये अकेला था, इसकी वाष्प दाब अधिक बन रही, क्योंकि ये ज्यादा वाष्पशील है, ज्यादा वाष्पशील है तो वाष्प दाब ज्यादा बनेगी, और ये कम वाष्पशील है तो वाष्प दाब कम बनेगी। तो ये जो भी विलियन इसका पालन करेंगे वो क्या होंगे, आदर्श विलियन। क्या होंगे बच्चों, आदर्श विलियन। चलिए अब बच्चों बात करते हैं आगे की। फिर इसके बाद में आपको ध्यान रखना है, अच्छा एक चीज और, आदर्श विलियन के उदाहरण कौन कौन से, तो उदाहरण में आपको बता देता हूं। उदाहरण होते हैं जैसे कि बेंजीन टोलुइन, बहुत ही फेमस है बेंजीन टोलुइन, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और क्लोरोइथेन है ना, क्लोरोइथेन, ब्रोमोइथेन है ना, और भी कई उदाहरण हैं लेकिन ये सबसे ज्यादा फेमस है। एक मिथेनॉल इथेनॉल भी होता है। तो यहाँ पे वो लोग आते हैं जिनके अणुभार आसपास है, लगभग आसपास है, तो ये अणुभार लगभग आसपास होते हैं। क्लोरो की जगह ब्रोमो लगा दो तो ये बन जाएगा। और भी है मिथेनॉल इथेनॉल भी होते हैं। चलिए तो अब आते हैं अगला। मान लो अगर राउल्ट के नियम जैसा ग्राफ नहीं आ रहा है, मतलब कि ग्राफ कुछ ऐसा आ रहा है, देखो तो यहां पे आपने पी बी नॉट लिखा, यहां पे आपने पी ए नॉट लिखा, यहां पे एक्स ए बराबर 1 लिखा, यहां पे एक्स पी बराबर 1 लिखा, एक्स ए बराबर 0, एक्स बी बराबर 0। अगर ऐसा कुछ आपने ग्राफ में देखा कि यहां पे ये जो पी ए नोट है, पी ए नोट से ये वाला ग्राफ कुछ इस तरीके का जा रहा है, ठीक है, मतलब कि ये सीधी रेखा में नहीं आ रहा, ये सीधी रेखा में, ठीक है, ये जो सीधी रेखा बनती है आदर्श विलयन में, सीधी रेखा बनती है, उससे ऊपर की तरफ आ रहा है, धनात्मक विचलन। उसी प्रकार से यहां भी ये सीधी रेखा बनती है इस प्रकार से, तो ग्राफ ऐसे सीधी रेखा ना बन करके और ऐसे ऊपर की तरफ बन रहा है, तो ये भी धनात्मक विचलन, ठीक है। और विलयन के लिए आप लाइन ऐसे सीधी बनाते हो ना, तो अगर सीधी लाइन ऐसे ना आकर के अगर मान लो ऐसे लाइन आ रही, मतलब कि जितने भी ग्राफ थे उन सब में आप देखो लाइनें ऊपर की तरफ विचलित हो गई, तो ये होता है धनात्मक विचलन, और ये अनादर्श विलयन भी कहलाता है, अनादर्श विलयन। तो अनादर्श विलयन का ये ग्राफ हो गया। जैसे धनात्मक विचलन होता है बच्चों, वैसे ही एक होता है ऋणात्मक विचलन। तो ऋणात्मक विचलन में क्या होता है, ऋणात्मक विचलन में क्या होता है कि ये जो ग्राफ जो है ना उसमें नीचे की तरफ दिखता है, ये नीचे की तरफ होता है, ये भी नीचे की तरफ होता है ऋणात्मक में, और यहां भी ये नीचे की तरफ होता है। तो ये जो लाल वाली लाइन है ना, ये तो है बच्चों ऋणात्मक विचलन की, ऋणात्मक विचलन की, और ये भी किसके लिए होता है बच्चों, अनादर्श विलयन के लिए, ठीक है, ये ध्यान रखना है। चाहे विलयन आदर्श हो चाहे विलयन अनादर्श हो, इनके कुछ गुण धर्म है वो पूछे जा सकते हैं, आदर्श विलयन और अनादर्श। अब आदर्श विलयन में आपको ध्यान रखना है डेल्टा एच 0 होगा, विलयन का डेल्टा एच 0 होता है, डेल्टा वी विलयन भी क्या होता है 0, लेकिन यहां पे डेल्टा एच और डेल्टा वी ये 0 नहीं होते हैं, तो ये इनकी खासियत, ये ध्यान रखना। आदर्श विलयन में राउल्ट के नियम का पालन होता है, राउल्ट नियम पालन होता है,
यहां नहीं होता, यहां पालन नहीं होता, यहां पालन नहीं होता। कहने का मतलब और भी बहुत सारे अंतर होंगे, कुछ अंतर और भी हैं, आकर्षण बल से संबंधित हैं। इसमें पहले विलयन बनने से पहले अवयवी कणों का आकर्षण बल और विलयन बनने के बाद में अवयवी कणों का आकर्षण बल दोनों इसमें हमेशा समान रहता है, लेकिन इसमें समान नहीं रहता, वो वाला पॉइंट भी। लेकिन हमारे पास इतना वक्त नहीं है, तो इसलिए हम जो खास खास बातें उनको हम लिख रहे हैं। तो ये हो गया बच्चों आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन के बारे में। ठीक है, अब बच्चों हम बात करते हैं आगे की। अब इसमें तीसरा जो ये दूसरा हो गया, राउल्ट का नियम की बात होगी। अब इसमें तीसरा जो होता है बच्चों, तीसरा जो होता है वो होता है अणुसंख्यक गुणधर्म का। अणुसंख्यक गुणधर्म, अणुसंख्यक गुणधर्म के अंदर बच्चों आपको मुख्य रूप से 4 सूत्र याद रखने, बस 4 सूत्र याद रख लो, आपने मतलब कि टॉपिक पूरा कवर कर लिया, क्योंकि लगभग सारे एक जैसे। अब पहला अणुसंख्यक गुणधर्म क्या है? वाष्प दाब में सापेक्षिक अवनमन। ठीक है, अब इसका सूत्र क्या होता है? पी नोट माइनस पी एस बटा पी नोट बराबर आई एक्स ए। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है? एक्स से मतलब कि विलय के मोल प्रभाज, विलय के मोल प्रभाज, और आई का मतलब बच्चों होता है यहां पे वान हाफ गुणांक। तो ये सारी बातें हमको पता होनी चाहिए। वान हाफ गुणांक, एक्स का मतलब विलय के मोल प्रभाज, पी नॉट होता है बच्चों विलायक का वाष्प दाब, विलायक का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब, और पीएस को तो आप जानते ही हो, विलयन का वाष्प दाब। पीएस होता है विलयन का वाष्प दाब। तो ये सूत्र है, ये आपको ध्यान रखना। इसमें दूसरा होता है बच्चों क्वथनांक में उन्नयन। क्या होता है? क्वथनांक में उन्नयन। मैं आपको अभी इस वान हाफ गुणांक के बारे में भी अभी बता दूंगा क्या क्या है बातें। क्वथनांक में उन्नयन बच्चों क्या होता है सूत्र? तो डेल्टा टी बी बराबर आई इंटू के बी डॉट एम। ठीक है, तो ये हो जाएगा क्वथनांक में उन्नयन। मोललता, ये क्या होती है बच्चों? मोललता, और ये होता है क्वथनांक में उन्नयन। ये होता है आई का मतलब क्या? वान हाफ गुणांक, ये आपको बताइए। तीसरा होता है बच्चों इसमें हिमांक में अवनमन, हिमांक में अवनमन। ये क्या होता है? तो डेल्टा टी एफ बराबर सेम, सब कुछ सेम आएगा, बस अंतर कहां होगा? केबी की जगह केएफ होगा इंटू एम। केबी और केएफ क्या है ये मैं आपको बताता हूं। केबी मतलब होता है बच्चों, है ना, उन्नयन स्थिरांक, जिसको आप इब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट भी बोलते हो, और केएफ का मतलब होता है बच्चों अवनमन स्थिरांक। ठीक है, चलो ये हो गया। फिर बात करते हैं अंतिम परासरण दाब। एक होता है परासरण दाब। परासरण दाब क्या होता है? तो पाई बराबर आई सी आर टी। अब यहाँ पे आई क्या है? तो आई तो आपको पता है वान हाफ गुणांक। पाई क्या है? पाई है परासरण दाब। आर क्या है? तो आर यहाँ पे होता है गैस स्थिरांक, और यहाँ पे विलयन के लिए विलयन का स्थिरांक भी बोल सकते हो, गैस या विलयन का स्थिरांक। कई लोग आर की जगह बच्चों एस भी लिखते हैं, CST, ये भी लिखते हैं, एस भी लिखते हैं। ठीक है, एस भी लिखते हैं। एस मतलब कि विलयन का स्थिरांक, और सी मतलब क्या? विलयन की सांद्रता, और टी मतलब बच्चों क्या? तापमान। किसमें? केल्विन में, इन केल्विन, केल्विन में आएगा ये। तो ये सूत्र है, ये आपको ध्यान रखना। अब बच्चों ये सारे सूत्र आपको बहुत अच्छे से पता होने चाहिए, रटे हुए होने चाहिए। अब लेकिन इसमें एक बात आ रही है, वो है वान हाफ गुणांक की। ठीक है, तो वान हाफ गुणांक के बारे में मैं बताता हूं। देखिए बच्चों,
वांट हाफ गुणांक दो लोगों के लिए कैसे उपयोग में आएगा देखो, एक तो होता है प्रबल विद्युत अपघट्य, मैं किसके बारे में बताऊंगा आपको अब, वांट हाफ गुणांक। एक तो होता है प्रबल विद्युत अपघट्य के लिए, और एक होता है विद्युत अनअपघट्य के लिए। विद्युत प्रबल और दुर्बल दोनों आ गए इसमें, प्रबल दुर्बल दोनों, मतलब कि विद्युत अपघट्य के लिए एक बात करेंगे हम विद्युत अपघट्य के लिए, और दूसरा हम बात करेंगे विद्युत अनअपघट्य के लिए। हमेशा एक बात ध्यान रखना, विद्युत अनअपघट्य के लिए आई का मान 1 होता है, हमेशा हमेशा आई का मान 1 होगा। और प्रबल और दुर्बल विद्युत अपघट्यों के लिए आई का मान निर्भर करेगा, अगर आपने वियोजन वाला प्रक्रम किया है, वियोजन, तो आई का मान 1 से ज्यादा आएगा, और आपने संयोजन वाला प्रक्रम किया है तो आई का मान 1 से कम आएगा। बस ये सारी बातें अगर आपको पता है तो आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे दुर्बल मतलब क्या, तो दुर्बल में कौन कौन आता है बच्चों, एसिटिक अम्ल आता है दुर्बल में, ठीक है, NH4OH आता है, ये सब दुर्बल में आते हैं। प्रबल में कौन कौन आता है, जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, H2SO4, है ना, NaCl, KCl, ये सब किस में आते हैं बच्चों, प्रबल में आते हैं, ठीक है, ठीक है। और विद्युत अनअपघट्य कौन है, जैसे जैसे मान लो ग्लूकोज, कौन होता है बच्चों, ग्लूकोज, यूरिया, ये कभी भी आयनों में नहीं टूटते और ना ही संयोजित होते। तो ये सारी बातें हैं, ये आपको ध्यान रखनी। यहां पे एक चीज और है, एक चीज और बताया तो, ठीक है, वियोजन, जैसे मान लो एसिटिक अम्ल CH3COOH, ये वियोजित हो रहा है, वियोजित हो रहा है CH3COO माइनस प्लस H प्लस में। तो इसके लिए I का जो सूत्र होता है वो बच्चों कैसे निकालते, तो ये 1 है, ये 0 0, तो 1 माइनस अल्फा अल्फा अल्फा। अल्फा का मतलब क्या होता है, अल्फा का मतलब होता है वियोजन की मात्रा, एक मोल में कितना एसिटिक अम्ल टूट करके गया है। तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा, तो इसका सूत्र हो जाएगा 1 प्लस अल्फा, तो I बराबर 1 प्लस अल्फा। ये ध्यान रखना है, एसिटिक अम्ल सामान्यतया पूछा जाता है, उसमें इस प्रकार का I का सूत्र बनता है, ठीक है, ठीक है। तो ये वियोजन की मात्रा, मतलब कि अल्फा मतलब कि इकाई मोल में विद्युत अपघट्य के टूटने वाले मोल, यही होता है क्या बच्चों, अल्फा। तो इसको हम वियोजन की मात्रा भी बोलते हैं। चलिए बच्चों, अब हम देखते हैं क्विज, क्विज के क्वेश्चन देखेंगे। चलिए, तो क्विज का फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। तो ये बच्चों पूरा चैप्टर है, इसको हमने समराइज किया है, ठीक है, पूरा चैप्टर इसको हमने समराइज किया है। चलिए, तो क्विज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, दुर्बल विद्युत अपघट्य है, इनमें से कौन दुर्बल विद्युत अपघट्य है, NaCl, KCl, MgCl2 या CH3COOH, कौन दुर्बल विद्युत अपघट्य है? चलिए बताना है आपको। चलिए अगला प्रश्न, अगला, प्रबल विद्युत अपघट्य, प्रबल विद्युत अपघट्य कौन है, NaCl, KCl, MgCl2 या सभी, कौन है इनमें से, देखना आपको। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे, दुर्बल विद्युत अपघट्य कौन है। अभी मैंने आपको क्या बताया था, NaCl, NaCl बच्चों क्या, देखो पहचानने का एक तरीका बताता हूं, प्रबल कौन है दुर्बल कौन है उसको पहचानने का तरीका बताता हूं। अगर आपको लवण दे रखा है वो निश्चित तौर पर प्रबल में जाएगा, और या फिर आपको प्रबल अम्ल या प्रबल क्षार दे रखा है वो भी किस में जाएगा, प्रबल में जाएगा। प्रबल विद्युत अपघट्य को पहचानने के दो तरीके, लवण जाएगा
यहाँ पे प्रबल अम्ल प्रबल क्षार ये दोनों प्रबल विद्युत अपघट्य में जाएंगे। और दुर्बल, दुर्बल में कौन आ जाएगा? प्रबल अम्ल प्रबल क्षार यहाँ आ गए, तो यहाँ कौन आ जाएगा? दुर्बल अम्ल दुर्बल क्षार, दुर्बल अम्ल या दुर्बल क्षार। तो ये दोनों किस में आ जाएंगे? दुर्बल विद्युत अपघट्य। चलिए, तो ये एक लवण है, ये भी लवण है, पोटेशियम क्लोराइड लवण, ये भी MgCl2 भी लवण है, सभी लवण है। ठीक है, लवण किस में जाएंगे? ये भी लवण है। लवण किस में जाते हैं? लवण सभी प्रबल विद्युत अपघट्य में जाते हैं। तो ये तीनों तो प्रबल नहीं है, मतलब तीनों प्रबल हैं, ये हो जाएगा दुर्बल, तो ये आ जाएगा आपका दुर्बल। और दूसरा प्रश्न क्या है? दूसरा प्रश्न है प्रबल विद्युत अपघट्य है, प्रबल कौन है? NaCl, हाँ सारे सभी लवण है, तो ये प्रबल हो जाएंगे। चलिए, तो ये सारी बातें थी। एक क्विज और देखेंगे बच्चों हम। देखो बच्चों, मैंने आपको विलियन चैप्टर में जो जो खास खास बातें वो सारी बता दी मैंने आपको। ऐसा नहीं है कि यार यही बातें, और भी कई चीजें हैं, लेकिन मुख्य रूप से तीन जो सबसे बड़े आकर्षण के बिंदु हैं वो यही है। पहला हेनरी का नियम, दूसरा राउल्ट का, और तीसरा अणुसंख्यक गुणधर्म के जितने भी सूत्र हैं वो। अगर ये याद हैं तो निश्चित तौर पर हमारा एग्जाम बहुत अच्छा होगा, क्योंकि इनमें से गुम घुमा करके क्वेश्चन आते हैं। चलिए एक क्विज और देखते हैं। चलिए एक क्विज और। चलिए, एक मोल से टूटने वाले मोलों की संख्या है, एक मोल से टूटने वाले मोलों की संख्या है, वियोजन की मात्रा, संयोजन की मात्रा, दोनों या कोई नहीं। अभी मैंने बताया था थोड़ी देर पहले, क्विज स्टार्ट किया था उसके पहले मैंने बताया था कुछ, तो ये ध्यान रखना। चलिए अगला प्रश्न है, यदि वियोजन की मात्रा अल्फा 0.2 है तो 2 मोल विद्युत अपघट्य से टूटने वाले आयनों में जाने वाले मोलों की संख्या कितनी होगी? चलिए चलिए आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। एक मोल से टूटने वाले, अभी मैंने आपको बताया था वियोजन की मात्रा बोलते हैं इसको, वियोजन की मात्रा, और उसका चिन्ह क्या है? अल्फा। इसका मतलब क्या है? एक मोल से टूटने वाले आयनों की संख्या, ये होती है वियोजन की मात्रा। तो ये आंसर होगा वियोजन की मात्रा। संयोजन नहीं, संयोजन अलग होता है। ठीक है, जुड़ने वाले, देखो संयोजन मतलब संयोजित होने वाले, वियोजन मतलब कि टूटने वाले, तो हमको टूटने वाले बोला है ना, टूटने वाले, वियोजित होने वाले। और दूसरा है अगला प्रश्न, वियोजन की मात्रा अल्फा। देखो अल्फा अगर 0.2 दे रखा है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है एक मोल से, वियोजन की मात्रा अल्फा का मतलब क्या होता है? अल्फा का मतलब होता है एक मोल से टूटने वाले मोल कितने हैं? 0.2। तो हमें कितने देखने हैं? 2 मोल से कितने टूटते हैं? तो 2 मोल से कितने टूटते हैं? 2 मोल से 0.2 इंटू 2, आंसर कितना आएगा? 0.4 मोल, मतलब कि ये आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो हमने पूरा विलियन चैप्टर के जो 3 सबसे महत्वपूर्ण बातें थी उनको कवर कर लिया। मुझे पूरी उम्मीद है आपने इसको बहुत एंजॉय किया होगा, और इन तीनों कॉन्सेप्ट को ही आप ज्यादा से ज्यादा देखते रहें, करते रहें इन पे क्वेश्चन। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरी बातों को हम नजरअंदाज कर दें, लेकिन इन पे हमको बहुत अच्छे से मेहनत करनी, क्योंकि इस पे क्वेश्चन आते रहते हैं। ठीक है, चलिए बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले लेक्चर में, मतलब कि अगले सेशन में नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर और बेस्ट ऑफ लक।